दोस्तों, आज की हमारी कहानी है थप्पड़। आज घर में चारों तरफ ठीक वैसे ही शांति थी जैसे कोई तूफान होकर गुजरा हो। उसके बाद होते हैं तभी उस शांति को तोड़ते हुए सासू माँ मधु जी की आवाज आई, अरे बहू, पति ने थप्पड़ मार दिया तो इसमें कि इतना क्या बुरा मानना है। बेचारा दिन भर बाहर काम करके थक हार घर में आता है, तुम्हारे नाजो नखरे उठाता है, तुम्हारा पेट पालता है। बदले में परेशान होकर उसने हाथ उठा दिया तो इसमें हो गया जो बात का पतंगड़ बना रही है। मधु जी जोर जोर से अपनी बहू को अड़ाते हुए बोली, अब भाभी आपका रोना धोना हो गया हो तो फटाफट से खाना लगा दो। यहाँ हम सबको भूख लग रही है। अगर खाना टाइम पर नहीं परोसा तो भैया दोबारा आपकी अच्छी खासी धुलाई कर देगा। फिर ना कहना कि हमने समझाया नहीं था। एक तो गलती आप करो और इल्जाम पति पर लगा दो। ननद देविका बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन बहू दामिनी अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे रोते हुए देखकर मधु जी बोली, बहू इतनी कोमल काया वाली बनने की जरूरत नहीं है। फटाफट उठो और खाना तैयार करो। खाना मैं और देविका खुद ही परोस लेंगे। कहते हुए मधु जी रसोई से बाहर निकल गई। अब उठ भी जाइए, क्या नाटक लगा रखा है। अब तो मम्मी ने मुझे आपके साथ काम पर लगा दिया। फटाफट खाना बनाओ और जल्दी से अपने और मम्मी के लिए खाना परोस ले जाऊंगी। कहती हुई देविका भी बाहर आ गई और रसोई में रही गई सिर्फ दामिनी अपने चिते हो चुके स्वाभिमान को समेट कर जैसे तैसे खड़ी हुई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कभी भी घर का माहौल ऐसा नहीं देखा था। मायके में माँ भाई भाभी सब थे, बस पिता नहीं थे। फिर भी घर में काफी शांति रहती थी। भाई भाभी पूरी सम्मान करते थे, पर पति के रूप में भी होते हैं ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही अपने रिश्तेदार में कहीं देखा था। एक बार तो सोचा कि माँ को फोन करके सब कुछ बता दो, पर इस समय कैसे। भाभी को बेटी हुई है, माँ तो उनकी देखभाल में घर की जिम्मेदारी में लगी हुई है। फिर सोचा भैया को फोन कर दूं, पर भैया को के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। फिर वो मेरी अपनी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। कहीं भाभी नाराज हो गई तो इसीलिए कहते पिता का होना ही जरूरी। काश आज पिता जिंदा होते तो अपने मन की बात कह पाती। मन ही मन सोचते हुए उसने अपने आंसू को पोंछते और जाकर चूल्हे पर तावा चढ़ाया और गर्मा गर्म रोटी सेक कर उन लोगों को खुद ही परोस, क्योंकि मदद तो सिर्फ कहने के लिए है, असल में तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। सास और ननद जब खाना खा लिया तब तक उसका पति तरुण भी आ गया। मधु जी ने इशारे से तरुण के लिए भी खाना लगाने के लिए कहा। दामिनी तरुण के लिए खाना परोस कर लाई। तरुण ने अभी एक निवाला खाया ही था कि अचानक थाली उठाकर उसने जोर से दरवाजे की तरफ फेंका। जोर से चिल्लाया, ये खाना बनाया तूने? 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन अभी तक खाना बनाना नहीं आया तुझे। नमक कितना कम डाला है सब्जी में? मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए लाया है क्या तुझे? जो इन चीजों में ध्यान नहीं रखा था तुझे। तरुण बहुत ही बदतमीजी से दामिनी से बात कर रहा था। ये देखकर दामिनी और ज्यादा सहम गई, लेकिन मधु और देविका में ने किसी ने कुछ नहीं कहा। अब खड़ी खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही है? उठा ये सब और कुछ ढंग का बना कर ले आ मेरे लिए। दामिनी का उसी समय जोर जोर से रोना छूट गया। उसे रोते देखकर तरुण गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मधु जी बीच में आ गई और तरुण को रोकने की कोशिश करने लगी। वही देविका को दामिनी को अंदर ले जाने के लिए कहा। देविका दामिनी को उसके कमरे में लेकर चली गई। पीछे से मधु जी ने कहा, यह तू क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? एक ही दिन में क्या अपने पति का होने का सारा हक जता लेगा? इतना परेशान करेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाएगी। अरे कहीं नहीं जाने वाली है माँ। बिना बाप की बेटी है। भाई भाभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और माँ कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद बेटे बहू के
मोहताज है। इसे तो यही झेलना है पूरी जिंदगी। और फिर आप ही तो कहती हो उसे दबा कर रखा है। पहले भी तो उस पर हाथ उठा चुका हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के लिए घर का माहौल खराब मत कर। तुझे जो करना है वो अपने कमरे में कर। यहाँ सबके सामने उस पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तुझे कुछ और ही खाना है तो बाहर से मंगा ले, या फिर बाहर जाकर होटल रेस्टोरेंट में खाकर आ जा। आज के लिए इतना ही काफी है। इतने हाथ पैर मत चला, कहीं उसके हाथ पैर टूट गए तो सारा घर का काम हमें करना पड़ जाएगा, और फिर उसकी सेवा कौन करेगा। चल जाए यहाँ से। आखिर मधु जी ने डांटने पर तरु घर से बाहर निकल गया। इधर देविका दामिनी को उसके कमरे में छोड़कर मधु जी के पास आ गई तो मधु जी ने कहा, क्या हुआ? वो चुप हो गई? नहीं, पर रो धोकर खुद ही चुप हो जाएगी। अब मुझसे और ड्रामा नहीं देखा जा रहा है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, कहकर देविका अपने कमरे में चली गई। इधर मधु जी ने घर का दरवाज़ा बंद करा और उसे फेंकी हुई थाली को उठाया और बिखरा हुआ खाना समेट कर रसोई में रखने चली गई। फिर दामिनी के पास आकर बोली, बहू, तरुण की बात को दिल पर मत लगा। उसका गुस्सा थोड़ा तेज है। अब 3 महीने की शादी में हुई, तुझे यहाँ तो अच्छे से पता चल चुका है, फिर क्यों ऐसा काम करती है कि वो तुझ पर हाथ उठाए। उसकी पसंद नापसंद के अनुरूप खुद ही को ढालना कि ऐसी रोनी सूरत लेकर उसके सामने आ। पत्नी को पति के अनुरूप ढाल जाना चाहिए। देखा नहीं तेरे रोते ही उसे कितना गुस्सा आ गया। मधु जी की बात सुनकर दामिनी ने एक नज़र उनकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुझ पर हाथ उठाया जा रहा है, और वजह अपने बेटे को समझाने के आप मुझे ही समझा रही हैं। लेकिन उसके मुंह से एक भी बोल तक नहीं फूटा। तभी मधु जी बोली, अब अपने आंसू पोंछ कर खाना खा लो और रसोई में साफ कर देना। मैं जा रही हूँ आराम करने। मधु जी अब तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। पीछे दामिनी सोचते रह गई कि आखिर कैसा परिवार है। सच कहा है किसी ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सब मुझे ही समझा रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि अपने बेटे को तो समझाने। खैर, जैसे तैसे दामिनी उठी और रसोई साफ कर चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठी। इतना सब होने के बाद भूख तो कहीं लगी थी नहीं उसे। तभी उसका मोबाइल बजा। उठा, देखा तो माँ का फोन। उसने फ़ोन उठाया तो बुआ ने पूछा, दामिनी बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, पर तेरी आवाज़ अजीब सी लग रही है। कुछ नहीं माँ, बस अभी काम करके आई हूँ, थक गई हूँ। अच्छा सुन, कल कुआं पूजा है तो तेरे यहाँ होना ज़रूरी है। तेरे सास को तो मैंने शाम को ही फ़ोन करके कह दिया था, पर तुझे नहीं बोल पाई थी तो शायद रसोई में काम कर रही थी। दामिनी मन ही मन सोचने लगी, उस समय कैसे बात करती मेरी सास। उस समय तो उनका बेटा मुझ पर हाथ उठा रहा था। तभी माँ बोली, ले तेरी भाभी से बात कर, वो तुझसे बात करना चाहती है। कब से पीछे पड़ी है कि दामिनी को फ़ोन तो लगाओ, मुझे भी बात करनी है, कहकर माँ ने भाभी को फ़ोन दिया। हेलो दामिनी जी, कल सुबह जल्दी आ जाना आप। बुआ जो ठहरी आप? भाभी ने चाहते हुए कहा। भाभी जी भाभी। दामिनी ने संशय से उत्तर से भाभी को सख्त गुस्सा हुआ। हमेशा अपनी भाभी से खुलकर बोलने वाली ननद अगर इतना सा जवाब दे तो सख्त तो होना ही लाजमी है। उन्होंने धीरे से पूछा, सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी है तो बता। नहीं भाभी, सब कुछ ठीक है, पर भाभी के मन में नहीं माना। आखिर उन्होंने कहा, दामिनी तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती पूछूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत है जो संभाला नहीं जा सकता तो तुम वापस आ सकती हो। ये मत सोचना कि पापा नहीं है तो भाई भाभी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। ये तुम्हारा घर है, तुम पूरे हक से वापस आ सकती हो।
भाभी के इतने कहते ही दामिनी का रोना छूट गया, पर भाभी ने उसे के रोने के कारण नहीं पूछा, बस इतना सा ही कहा, दामिनी अब तुम दो परिवार की इज्जत हो, अपने मायके और ससुराल का मान तुम्हें रखना है। गलत करके तो कभी मत आना, लेकिन अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करना भी मत। याद रखना, अपने लिए खुद बोलना पड़ता है। जी भाभी, दामिनी ने बस इतना ही कहा और फ़ोन रख दिया। भाभी की इतने से शब्दों से उसे एक नई ऊर्जा मिली थी, एक नई हिम्मत मिली थी। उसे यहाँ अच्छे से पता चल चुका था कि उसके मायके में आज भी उसके लिए जगह थी, जो उसकी हिम्मत को जगाने के लिए काफ़ी थी। अब तो तैयार थी तरुण का सामना करने के लिए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना सामान बैग में पैक कर लिया और अपने लिए कैब बुक कर ली। पर कैब से पहले तरुण घर पर आया। मधु जी ने ही जाकर दरवाज़ा खोला। मधु जी के सामने देखकर तरुण ने पूछा, माँ, आपने दरवाज़ा क्यों खोला? आपकी बहू कहाँ मर गई? क्या वो दरवाज़ा खोल नहीं सकती थी? क्या हमेशा आगे आग उगलता रहता है? जगी हुई थी मैंने आकर दरवाज़ा खोल दिया तो कुछ गलत हो गया क्या? इतने में दामिनी अपने बैग के साथ बाहर निकल गई। उसे बैग के साथ देखकर पहले तो दोनों हैरान खड़े रह गए। फिर तरुण चिल्लाते हुए बोला, यह क्या नया नाटक लगा रखा है तूने? कहाँ जा रही है बैग लेकर? मैं अपने मायके जा रही हूँ, दामिनी ने कहा। किससे पूछकर जा रही हो? इतना हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? इसमें हिम्मत की क्या बात है? अपने लिए आवाज़ तो खुद ही उठानी पड़ती है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम आवाज़ उठा रही हो? अचानक इतनी आवाज़ कैसे निकलने लगी मुंह से? भाई भाभी रख लेंगे तुम्हें अपने पास, घूम फिर कर तो अपने ससुराल ही आना पड़ेगा। तरुण ने बड़ी कुटिलता के साथ कहा, इस गलतफहमी में मत रहना। मेरे मायके का दरवाज़ा आज भी मेरे लिए खुला है। इस बीच में मधु बोली, बहू, पति की छोटी छोटी बातों का इतना बतंगड़ नहीं बनाते। वो तो परेशान था इसलिए तुम्हें पर हाथ उठा दिया, पर तुम तो रबड़ की तरह बात को खींच जा रही हो। मम्मी जी, मैं आपके बेटे का पेंचिंग बैग तो नहीं हूँ कि बाहर की सारी परेशानियाँ मुझे पीट कर निकालेंगे। सच ही कहा है किसी ने, औरत की दुश्मन औरत ही होते हैं। आप तो मुझे समझ में आ रही है। कभी आपकी बेटी की शादी होगी तो क्या उसको भी यही समझाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मी से इस तरह से बात करो? कहते हुए तरुण दामिनी की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले तरुण कुछ कर पाता, दामिनी ने जोरदार थप्पड़ तरुण के गाल पर दे मारा। अचानक पड़ते ही इस थप्पड़ के सबने हैरान रह गए, लेकिन दामिनी ने बोलना जारी रखा, कमज़ोर नहीं हूँ मैं। याद रखना, अब मुझ पर हाथ उठाया ना तो घरेलू हिंसा के मामले में जेल पटक दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने, बस आज वो हद भी ख़त्म हो गई। नहीं रहना है मुझे इन लोगों के साथ, ये रिश्ता मैं यही ख़त्म करके जा रही हूँ, कहकर दामिनी ने बाहर निकल गई। इतने में कैब भी आ गया। वो अपने मायके रवाना हो गई, लेकिन मायके पहुंचने से पहले दामिनी ने तरुण के खिलाफ घरेलू हिंसा की केस कर दी। घरेलू हिंसा के कारण तरुण को जेल हुई और उसके आधार पर दामिनी को तलाक आसानी से मिल गया। आज दामिनी अपने पैरों पर खड़ी है। भाई भाभी ने अच्छा सा रिश्ता देकर उसका दूसरा विवाह कर दिया, जहां वो खुश है और सम्मान पूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रही।
जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी स्टोरी कैसी लगी।